वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं और वसंत भाग 3 से आज हम चैप्टर नंबर 8वां पढ़ने जा रहे हैं, जो एक कविता है और इस कविता का शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। यह सबसे कठिन समय नहीं, इस कविता का यह सेशन नंबर 1 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यह सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता को लिखा है कवयित्री जया जादवानी इन्होंने। तो सबसे पहले कवयित्री का हम परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1 मई 1959 को कोतमा शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी लिखने की भाषा या लिखित भाषा हिंदी है। इन्होंने कौन कौन सी विधाएं लिखे हैं? विधाएं का अर्थ इसके पहले आपको मैंने बताया है कि जो हम साहित्य में, लिटरेचर में अलग अलग प्रकार के साहित्य लिखते हैं, जैसे कविताएं होती हैं, कहानियां होती हैं, उपन्यास होते हैं, नाटक भी लिखे जाते हैं। इसके अलावा भी साहित्य के अलग अलग रचनाओं का प्रकार होते हैं, उसे हम कहते हैं विधाएं। तो कवयित्री ने उपन्यास, कविता और कहानी, इन विधाओं को लिखा है। अब कवयित्री जया जादवानी, इनका जीवन परिचय थोड़ा हम विस्तार से पढ़ते हैं। कवयित्री जया जादवानी, इनका जन्म 1 मई सन 1959 को कोटमा जनपद शहडोल मध्य प्रदेश में हुआ था। जया जादवानी यह युवा पीढ़ी की सशक्त कहानीकार भी है और आधुनिक काल की कवयित्री मानी जाती है। सबसे पहले कवयित्री की कृतियों की अर्थात रचनाओं की जानकारी हासिल करते हैं। कवयित्री जया जादवानी, इन्होंने कुछ कविता संग्रह लिखे हैं जिनके नाम हैं मैं शब्द हूँ, अनंत भावनाओं के बाद भी, उठता है कोई एक मुट्ठी ऐश्वर्य। यह इनकी कविताओं का संग्रह है। कवयित्री जया जादवानी, इन्होंने कुछ कहानियों का संग्रह भी लिखे हैं। अब पढ़ते हैं उन्होंने कौन कौन सी कहानियां लिखी हैं। इनकी कहानियों का शीर्षक है मुझे ही होना है बार बार, अंदर के पानियों में कोई सपना कांपता है। अन्य कहानी है उनकी मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ कांधे पर अपना हाल लिए। उपन्यास, इन्होंने लिखे हुए उपन्यास कुछ इस प्रकार है। तत्वमासी, कुछ न कुछ छूट जाता है, मीठो पानी, खारो पानी। कवयित्री जया जादवानी, इनको छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी द्वारा सम्मान दिया गया है। तो इस प्रकार हमने कवयित्री का परिचय देख लिया है। अब कविता के बारे में थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं, यह कविता कवयित्री जया जादवानी द्वारा लिखित है और इस कविता को सबसे पहले हम सस्वर वाचन करते हैं। देखो, कविता कुछ इस प्रकार है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है
हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाऊं कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही है सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने कविता यह सबसे कठिन समय नहीं, इसका हमने सस्वर वाचन कर लिया। जब हमने कविता को पढ़ा तो हमें कौन से चित्र हमारे सामने आते हैं? आपने कविता पढ़ी, सुनी, तो आप बता सकते हैं कि इस कविता के द्वारा पढ़ने के बाद, सुनने के बाद कौन कौन से दृश्य हमारे सामने आ गए कि देखो इस कविता में कवि ने या कवयित्री ने कौन कौन से उदाहरण दिए हैं? चिड़िया का, वेरी गुड। हमने चिड़िया के बारे में पढ़ा, चिड़िया का नाम पढ़ा। फिर और कौन से उदाहरण कवित्री दे रही है? रेलगाड़ी का, वेरी गुड। और आप क्या पढ़ रहे थे? कविता का वाचन किया हमने, तो कुछ शब्द आपके कानों पे पड़े, कुछ शब्दों को आपने पढ़ा। कौन से? और क्या? बूढ़ी नानी, सूरज डूबने लगा, अंतरिक्ष के पार की दुनिया। तो देखो, यह सारे चित्र हमारे सामने उभरने लगे कि चिड़िया अपने चोंच में तिनका लिए जा रही है, फिर रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी आ रही है तथा भीड़ भाड़ से भरा हुआ रेलवे स्टेशन है। उसके बाद हमने कौन सा चित्र उभरने लगा है कि हमारी बूढ़ी नानी या दादी माँ हमें कहानी सुना रही है। और कौन सी कहानी सुना रही है? कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया की कहानी सुना रही है। तो देखो, इस कविता के माध्यम से कवि ने ऐसे ही कुछ उदाहरणों के द्वारा हमें आशावादी जीवन की तरफ संकेत कर रही है कवयित्री। कि देखो कि जिस प्रकार इस कविता में कवि क्या करे कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है। कवयित्री कहती है कि जब तक मानव अपने जीवन को सहजता के साथ, स्वाभाविकता के साथ जीता है, तब तक उसका जीवन कठिन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार इस कविता को समझाने के लिए कवयित्री ने हमें बहुत सारे दृष्टांत दिए हैं। दृष्टांत या तर्क अर्थात उदाहरण, एग्जाम्पल। तो कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हम कवयित्री ने? चिड़िया का, वेरी गुड। और रेलवे स्टेशन का। और तो देखो, चिड़िया के द्वारा हमें कवयित्री क्या कहना चाहते हैं कि जब चिड़िया सुबह उठते क्या करती है? अपने चोंच में तिनका लेकर उड़ती है और वह दिन भर वही कार्य करती है कि तिनका ढूंढ कर लाती है और जहां पर वह रहती है, जिस पेड़ पर वह रहती है, वहां पर वह तिनका इकट्ठा करती है। क्यों तिनका इकट्ठा करे? क्योंकि वह अपने लिए और अपने बच्चे के लिए उस पेड़ पर क्या करने वाली है? उस तिनकों के सहारे से घोंसला बनाने वाली है। तथा कवयित्री कहती है कि रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है, लोगों का आना जाना चालू है और रेलवे स्टेशन पर लोग रेलवे में बैठकर अपने इच्छित स्थान पर पहुंच रहे हैं। तो मतलब जीवन कैसे सहजता से चालू है, स्वाभाविकता से जीवन चालू है। तथा कवयित्री आगे कहती है कि कोई किसी के इंतजार में
उसके चिंता में उन्हें क्या कह रहा है कि अब शाम होने वाली है, सूरज डूबने वाले हैं, तो आप जल्दी से घर आ जाइए। तो उसी प्रकार कवयित्री और आगे कहती है कि बूढ़ी नानी के द्वारा जो कहानी सुनाई जा रही है उसमें परियों की कहानी के द्वारा बच्चों को अंतरिक्ष के बारे में सुनाई जाने वाली कथा के बारे में कवयित्री कह रही है कि उस पार की दुनिया, अंतरिक्ष पार की दुनिया के संदेश ला रही है एक बस, और वह भविष्य में भी बच्चों को उसके द्वारा खबर सुनाने वाली है। तो इस प्रकार कवयित्री हमें आशावादी दृष्टिकोण इस कविता के माध्यम से बता रही है कि हमें अपने जीवन में आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए जो कठिन समय हमें लग रहा है वह वास्तव में इतना कठिन नहीं है, यह बताने की कोशिश कर रही है। तो इस प्रकार हमने इस कविता का संक्षिप्त स्पष्टीकरण देख लिया है। अब देखते हैं कविता का सार लिखित रूप में। प्रस्तुत कविता यह सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता में कवयित्री, क्या नाम है कवयित्री का? जया जादवानी। कवयित्री ने निराशा के वातावरण में मनुष्यों को आशा की किरण दिखाई है। इसके लिए उन्होंने चिड़िया के तिनका लेकर उड़ने, फिर देखो यहाँ पर कौन कौन से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से उदाहरण कवयित्री ने हमें दिए हैं। तो पहला है चिड़िया के तिनका लेकर उड़ने के, फिर दूसरा है गिरती पत्ती को थामने के लिए तैयार हाथ, और फिर तीसरा है, हम यहाँ पर लिखते हैं, गंतव्य तक जाती रेल, और फिर चौथा है किसी के द्वारा अपने प्रियजन का इंतजार करने के उदाहरण कवयित्री ने प्रस्तुत किए हैं। इसमें और एक उदाहरण हम लिख सकते हैं, वह है कि बूढ़ी नानी के द्वारा जो कहानी, पुरानी कहानियां आज भी बच्चों को सुनाई जा रही है। तो इन उदाहरणों के द्वारा कवयित्री हमें यह सबसे कठिन समय नहीं, इस कविता के द्वारा मनुष्य को आए हुए समय के और इंगित करते हुए कहते हैं कि निश्चित रूप में आज हम जितना समझते हैं उतनी कठिन समस्याएं, उतना कठिन समय हमारे जीवन में नहीं है। आगे हमारा भविष्य निश्चित ही अच्छा होने वाला है। तो इस प्रकार इस कविता के माध्यम से कवयित्री ने हमें आशावादी दृष्टिकोण रखते हुए जीवन में हमें आगे बढ़ने के संदेश दिया है। तो बच्चों, अब तक हमने इस कविता में क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने कवयित्री जया जादवानी का जीवन परिचय, उनके अलग अलग साहित्यिक योगदान के बारे में हमने जानकारी हासिल की। फिर उसके बाद हमने कविता का सस्वर वाचन किया, फिर संक्षिप्त में उसका स्पष्टीकरण हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने कविता का सार कि कवयित्री ने कौन कौन से दृष्टांत, कौन कौन से तर्क या कौन कौन से उदाहरणों के द्वारा हमें यह समझाने की कोशिश की है कि निश्चित रूप से यह कठिन समय नहीं, इसका वर्णन कवयित्री ने करवाया। और अब तक हमने यहाँ तक यह पढ़ा। अब इसके आगे हम कविता के अलग अलग काव्यांश को अलग अलग भाग में पढ़ेंगे इसके अगले भाग में। तो मिलते हैं इसके अगले भाग में।